लेकिन बात होगी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें बहुत दम दिखाई दे रहा है क्योंकि 2023 के रोड मैप की तैयारी है। बीजेपी का 2023 का रोड मैप तैयार कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रणनीति बनी है। धर्म और विरासत को पर नजर है भारतीय जनता पार्टी के, यही बड़ा मुद्दा नजर आता है। महाकाल लोक को बनाने की भी अब होगी पूरी कोशिश। आदिवासी लोक नायकों पर होगा फोकस। मोदी के चेहरे के साथ डबल इंजन का भी नारा। धार्मिक स्थलों पर हुए विकास कार्य गिनाए जाएंगे। 15 अगस्त पर लिए मोदी के प्रण को आगे बढ़ाएगी भारतीय जनता पार्टी। 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने 5 प्रण का किया था जिक्र। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, ये मोदी ने कहा था। और पीएम मोदी ने ये भी कही थी कि भारतीय विरासत पर गौरव की बात है, हमें उस गौरव को दिखाना होगा। और इसीलिए आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कई जगह गौरव गाथा सुनाई जा रही है। जहां की विरासत है वहां की, और उस शहर के गौरव का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। तो बात विरासत की भी है, हिंदुत्व की भी है, और साथ ही डबल इंजन की सरकार की भी। और चेहरा तो मोदी जी का साफ नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जैसे ही शुरू हुई तो उससे पहले दिल्ली में बाकायदा एक रैली निकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो एक तरह से कहा जाए तो आगामी जिन 9 राज्यों में चुनाव होना है 2023 में, उनका आगाज भी हो गया। लेकिन जरा सुनते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कहा। क्या जो हम कह रहे हैं उसी बात की तरफ इशारा है? सुनिएगा धर्मेंद्र प्रधान। पहली बार 4 धामों की रोड नेटवर्क करतारपुर साहिब कॉरिडोर की सफलतापूर्वक श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। हेमकुंड साहिब और गिरनार की रोपवे में जोड़ा गया है। उज्जैन में भव्य महाकाल लोक को प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों में लोकार्पित किया है। पहली करतारपुर की बात कर रहे हैं, उज्जैन की बात कर रहे हैं। इससे आगे उन्होंने ये भी कहा है कि विरासत को संभालना है। लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आता है। मध्य प्रदेश से चूंकि बात जोड़कर उज्जैन की हुई है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या कह रही है, इस पर सुनिए। 18 सालों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बेरोजगार रखकर पूरी एक पीढ़ी को बर्बाद किया है। 8 साल का समय केंद्र सरकार को भी हो गया है, भारतीय जनता पार्टी की है। तो अब उन्हें ये बताना चाहिए कि क्या किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है, क्या हर व्यक्ति को पक्के मकान की छत मिल गई है, हर घर में नल होगा, उस नल में जल होगा, ये सब हो गया है। अगर नहीं है तो फिर वो उन्हीं पुराने ढर्रे पर लौटेंगे। मनुष्य से मनुष्य को लड़वाने की जो राजनीति है उस पर काम करेंगे। और जो अवसरवादी लोग होते हैं वो भगवान की फोटो के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। धर्म का राजनीति में सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिस प्रकार के संकल्प ले रही है, वो ये दिखाता है कि इनके पास उपलब्धियों के नाम पर नील बट्टे सन्नाटा है। और मध्य प्रदेश और देश की जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी। चलिए, मध्य प्रदेश और देश की जनता आने वाले समय में इसका जवाब देगी, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने भी साफ कहा और जीएसटी कलेक्शन की बात की है। टैक्स का जो रेवेन्यू बढ़ा है उसकी बात उन्होंने की है। डबल इंजन की सरकारों ने जो काम किया उस पर उन्होंने अपने विचार रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है उस पर उन्होंने बताया। विदेश नीति कितनी सफल रही है भारत सरकार की, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से हिंदुत्व और बात विरासत की हो रही है उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है। तो क्या ये माना जाए कि 2023 में यही सब मुद्दे होंगे? 24 का मुद्दा भी नजर आ रहा है, क्योंकि 23 से ही 24 की रणनीति तय हो जाएगी। और जिस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है, काशी के काशी कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, उसकी शुरुआत हुई है। उसके अलावा अभी चर्चा ये भी है कि बाकी जहां काम बचे हैं, चाहे हम ओमकारेश्वर के एकात्म की बात करें, एकात्म धाम की बात करें, जिस पर तैयारी चल रही है, शंकराचार्य जी को लेकर एक बड़ी स्टैच्यू वहां पर दिखाई देगी, उसकी तैयारी भी है। तो एक पूरा रोड मैप भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, जिसमें हिंदुत्व भी है और विरासत भी है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा जरा सुनते हैं। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, सुनिए। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है
जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। तीसरी प्राण शक्ति। चलिए, तो प्रधानमंत्री मोदी का ये वो भाषण है जिस पर उन्होंने विरासत को लेकर कहा था कि यही वो विरासत है जो हमें याद दिलाती है हमारी प्राचीनता की, यही वो विरासत है जो हमारी संस्कृति की याद दिलाती है। लेकिन हमें इन विरासत को संजोना होगा, और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है तो इसी पर ध्यान दिलाया गया। मेरे साथ योगेश यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है, सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि ये बीजेपी का मसला है, आप भी यही कहेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस तरह की बैठकें जब भी होती है तो फिर चुनावी परिदृश्य भी है, 23 भी है सामने, 24 भी है, और जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से उसमें हिंदुत्वी मुद्दा हो सकता है, जो भारतीय विरासत रही है, भारत के नवनिर्माण की बात भी कही जा रही है। कांग्रेस इसे कैसा देखती? देखिए, मैंने जेपी नड्डा साहब का भाषण सुना, उनके प्रवक्ता महोदय का बयान सुना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी वक्तव्य को अभी आपने सुनाया। कुल मिलाकर स्पष्ट ये होता है कि इन लोगों का एकमात्र लक्ष्य कि देश में कैसे भी करके सरकार बनाना है। बड़े दम्भ के साथ कहा जा रहा है कि 9 राज्यों में हमें सफलता प्राप्त करना है और हम 72,000 बूथ तक हमें पहुंचना है, और इन लोगों का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना ही इनका अंतिम लक्ष्य होता है, जबकि राजनीति का अंतिम लक्ष्य आम आदमी की सेवा, आम आदमी की तकलीफों को दूर करना, देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को कम करना। मुझे आश्चर्य होता, नरेंद्र मोदी जी विरासत की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, नड्डा जी बात करते हैं। हम धार्मिक भावनाओं के अंतर्गत हमको भावुक रूप से ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, धार्मिक मुद्दों के साथ साथ यदि मैं समझता हूं कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये विषय इसलिए गौण हो जाते हैं कि उससे बड़ा विषय आज के समाज में, आज के हमारे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, आदमी को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, और जिस तरीके से देश में त्राही त्राही मची हुई है और हमारा देश जो धीरे धीरे रसातल की तरफ बढ़ता जा रहा है, एक भयानक स्थिति हो रही है जो आसपास पड़ोसी राज्यों में, देशों में हो रहा है। वो मध्य प्रदेश में आप हालात देखिए कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोई विजन नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, कर्ज लेकर हम घी पी रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। इस तरीके से संपूर्ण देश के भी ये हालात है। यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में देश की बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में बातचीत की जाती, देश की बेरोजगारी के बारे में बातचीत की जाती, और देश के लिए हमारा क्या विजन है, हम कैसे अग्रिम पंक्ति के देश कहलाएं, हम अग्रणी देश कहलाएं, और ये हमारा अभी तक का किसी तरीके का विजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया। और ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। चलिए, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आप अपने विपक्ष के नेता हैं तो आप अपनी तरह से बात रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का दूसरा दिन है, और जो बातें दिखाई दे रही है उसमें वही है, हिंदुत्व की बात भी है, भारत की विरासत भी है, भारत के नवनिर्माण की बात भी है। तो क्या हिंदुत्व है, विरासत है? हमने देखा महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद सलकनपुर वाली माता जी की तैयारी भी है, वो किस तरह से उसको और आगे बढ़ाया जाना है। 23 से पहले विरासत और हिंदुत्व के जरिए ही क्या भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही? देखिए मनोज जी, ये हम एक पिछले 4-5 साल से लगातार देख रहे हैं कि धीरे धीरे राजनीति में धर्म बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, और जो भी विकास की बात होती है उसके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं धर्म भी स्थापित होता जा रहा है। चाहे धार्मिक स्थलों का विकास हो या जितने भी रिलीजियस जो इवेंट होते हैं, कुंभ वगैरह भी होते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली या इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पे भी उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश राजनीति में हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से राजनीति करती रही है, उसका जो मुद्दा रहा है वो हिंदुत्व और भगवान श्री राम उसके हमेशा से मुद्दे रहे हैं,
और वो आज उस मुद्दे को छोड़ना भी नहीं चाहेगी। मतलब आप यदि उसको देखोगे तो जी। ऐसी कोई नई चीज नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कर रही हो कि वो जो है हिंदुत्व के नाम पर या देश के गौरव के नाम पर या इतिहास के नाम पर हमेशा से उसकी राजनीति का केंद्र तो ये सारी चीजें रही हैं। जी जी। कभी कभी जब केंद्र में या राज्यों में जब गैर भाजपाई सरकारें होती हैं तब लगातार वो भ्रष्टाचार, महंगाई उनको लेके थोड़ा सा जरूर एग्रेसिव मिलती है। जब खुद का राजनीतिक दल है, जहां आप देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इन राज्यों में जब एंटी इनकम्बेंसी को आपको रोकना होगा तो जरूरी ये है कि आप ऐसे मुद्दों को उभारें जिसमें विपक्षी दल भी आपके कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान हो, वोटों का पोलराइजेशन भी हो। तो एक रणनीतिक निर्णय है ये कि हमें किस तरह से चुनाव लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी अपने जो एजेंडे पर पूरी तरह से खुलकर खेल रही है। तो अब विरोधियों को देखना है कि उनके लिए ये एजेंडा एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा इफेक्टिव है या एंटी इनकम्बेंसी पर ही काम करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे साथ रजनीश अग्रवाल जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री है। रजनीश जी बहुत स्वागत है। और योगेश यादव जी भी मेरे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात होने लगी है, भारत की विरासत, भारत का नवनिर्माण। और अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान भी बोल रहे थे, उसमें महाकाल लोक का जिक्र भी उन्होंने किया है और बाकी जो चीजें हैं उनका जिक्र भी किया, चारों धाम की यात्रा की बात भी उन्होंने कही। तो क्या बीजेपी इन्हीं सब को लेकर, जैसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, फोकस है 9 राज्यों पर, आगे बढ़ रही है? लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि विकास के मुद्दों पर बातें नहीं होंगी क्योंकि कुछ है नहीं आपके पास। मुझे लगता है कि आधी अधूरी बात करना कांग्रेस को लगातार शोभा देता नहीं है। जो बात पूरी कही गई, प्रस्ताव राजनीतिक पारित हुआ हो या भाषण हुआ हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो हमने न केवल जो विकास के मुद्दे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी की जो पत्रकार वार्ता है वो पब्लिक डोमेन में जस की तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर पूरी डली हुई है। तो हमने किस प्रकार से गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्ग के लिए, और जो भारत के तमाम प्रकार के मुद्दे दुनिया में है, 5वीं आर्थिक महाशक्ति हम बने, इस पर ये बात कर नहीं सकते क्योंकि इनकी पोल खुल जाती है। हाँ, हम सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को लेकर आगे बढ़े हैं, हमारी पहचान है, हमारी पार्टी का गठन इन्हीं मुद्दों को लेकर हुआ है, और हमने विकास, सुशासन, जन कल्याण, इनके साथ में हमारी जो आइडेंटिटी है, ये केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये आइडेंटिटी है। और इनको शर्म क्यों आती है जी? इनको क्यों शर्म आती है? 70 सालों में अगर इन स्थानों का विकास, उद्भव तमाम प्रकार से सांस्कृतिक प्रादुर्भाव के तहत हो रहा है, ये सरकार की अपनी जिम्मेवारी है, तो इनको शर्म क्यों आती है? ठीक वैसे ही शर्म आती है जैसे नेहरू जी को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर आई थी और उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जाने से रोकने का काम किया था। ये वही नेहरूवंशी लोग हैं, भक्त लोग हैं नेहरू वंश के, तो इनको इसलिए शर्म आती है। हमें शर्म नहीं आती, ये हमारा दायित्व है और इसको हम कुछ कहना चाहेंगे? प्रादुर्भाव का काम है। देखिए मनोज जी, धर्म एक आत्म स्तुति होती है, एक आध्यात्मिक चैतन्यता होती है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं होता है। धर्म को राजनीति से जोड़कर राजनीतिक लाभ लेना, ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर एक नई परंपरा को शुरू किया है जो देश की धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। हम सभी धार्मिक हैं, हम सब ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, लेकिन उस आस्था का हम प्रदर्शन करके उसका राजनीतिक लाभ ले, दोहन करें, तो ये नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है, उनको छत उपलब्ध कराई है। धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी कहा, जैसा रजनीश मनोज जी, मेरा प्रश्न ये है, हमें सिर्फ भारत को 2 भागों में बांट देना चाहिए, 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। हमें कुछ नहीं चाहिए साहब, 2014 के पहले का भारत दे दो, वही पेट्रोल का भाव दे दो, वही किराने का भाव दे दो, वही सब्जी का भाव दे दो, और वही देश की उन्नति, बढ़ती हुई उन्नति का मार्ग दे दो। हमें 2014 के पहले का भारत चाहिए। समय कम है रजनीश जी। देखिए, ये 2014 का भारत तो मांगने से नहीं मिलेगा, जनता देती है लोकतंत्र में। हिमाचल प्रदेश में मैं बीच में नहीं बोलता भैया, मैं बीच में नहीं बोलता, पेट्रोल का भाव कहाँ घटिया? आप तो 2014 के पेट्रोल का भाव भी सर सुन लीजिए, बीच में नहीं बोलता। योगेश जी 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपका पक्ष भी ले लूंगा जी। 3 रुपया आते ही हिमाचल सरकार ने डीजल पेट्रोल पर बढ़ा दिए, 3 रुपया सीधे बढ़ा दिए। और जब राम रमेश से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से पूछिए, हमें जवाब नहीं देना। ये दोगलापन नहीं है क्या? ये दोगलापन नहीं है क्या?
और 2014 के पहले का कांग्रेस के शासन का, यूपीए के सरकार का भारत आपको नहीं मिल पाएगा भाई साहब। जनता आपको देने के लिए तैयार नहीं है। आप पहले नेता प्रतिपक्ष बनाने लायक लोकसभा सदस्य संख्या ले आओ, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी आपकी प्रतिपक्ष के नेता बनाने लायक संख्या भी लोकसभा में नहीं है, जनता देने के लिए तैयार नहीं है। और धर्म आधारित राजनीति, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने कहा, BN गाडगिल ने कहा, तमाम प्रकार के कांग्रेस ने नेताओं ने कहा, उनको तो पढ़ लीजिए। लेकिन क्या है, नेहरू वंश की अंधभक्ति जो है ये ले डूबेगी कांग्रेस। चलिए सर मैं सर आपका पूरा मैंने वो किया था, बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय मेरे पास है नहीं। योगेश जी आप मेरे साथ जुड़े, रजनीश जी जुड़े हैं, साथ ही दिनेश गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े, लेकिन एक अलग लाइन पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, बल्कि अलग नहीं कहा जाएगा। ये वही सब मुद्दे हैं, हिंदुत्व की बात करें, भारत की विरासत की बात करें, जो एक एजेंडा भी रहा है, लेकिन उसके साथ डबल इंजन की सरकारों ने जो काम किए हैं उस पर भी कहीं ना कहीं प्रकाश डाला गया है। यानी बीजेपी अपना वोट शेयर बढ़ाना चाहती है और उन लोगों को भी साधना चाहती है जिनके लिए जीवन बदलने का काम बीजेपी ने किया है। पर साफ है कि कैसा दिखाई देगा 2023 और